चलो शुरू करते हैं। अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पावर में हमने शुरू किया था कौन सी पावर, कि भारत का राष्ट्रपति पार्लियामेंट में क्या पावर रखता है, राष्ट्रपति की संसद के संबंध में क्या क्या पावर है। तो संसद के संबंध में शक्तियों में हमने इसको आर्टिकल में बांट के पढ़ा था। एक तो आर्टिकल 79 ये कंप्लीट हो गया था आपका, इसके बाद आर्टिकल 80 ये भी कंप्लीट हो गया था, इसके बाद आर्टिकल 85 यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 ये कहता है कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगी और इस पार्लियामेंट में एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, भारत के राष्ट्रपति होंगे, और एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी। ये तीनों से मिलकर हमारी संसद बनेगी। ठीक। इसके बाद आर्टिकल 80 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 ये कहता है कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि इसके जितने मेंबर हैं उनमें से 12 मेंबर 12 सदस्यों को ये क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेट कितने लोगों को करेगा? 12। और ये कौन होने चाहिए? इनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशल नॉलेज के 4 फील्ड थे। एक तो लिटरेचर होना चाहिए, साहित्य में कोई फेमस है। इसके बाद साइंस की दुनिया में अगर कोई फेमस है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। इसके बाद हमने एक सब पढ़ा था सोशल सर्विस, समाज सेवा। अगर चारों में से किसी भी फील्ड का कोई व्यक्ति फेमस है तो उसको भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में, आर्टिकल 80 के तहत। क्लियर। इसके बाद 85 पढ़ा था हमने कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है इसको, लोकसभा को, कि प्रेसिडेंट ऑफ पावर हैज पावर टू डिसॉल्यूशन द लोकसभा विद द कंसेंट ऑफ कैबिनेट। कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से या मंत्रिमंडल की सलाह से लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। यहाँ तक पिछली क्लास में हो गया था। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे क्या है। तो आर्टिकल 85 के बाद आता है आपके सामने आर्टिकल 86, इसके बाद 87। दो आर्टिकल हैं, दोनों में कुछ कुछ बातें हैं, इसको समझते हैं अपन। आर्टिकल 86 क्या कहता है? ज्यादा अंतर तो नहीं है आर्टिकल 86 और 87 में। आर्टिकल 86 में क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो सदनों को एड्रेस कर सकता है, सदनों में अभिभाषण कर सकता है। और अगर कोई मामला ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई बातें बतानी हो तो वो सदनों को मैसेज भी कर सकता है, संदेश भी भेज सकता है। तो संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति और अभिभाषण करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 86 क्या कहता है? यहां पे एक वर्ड जुड़ जाता है, स्पेशल एड्रेस, कि भारत का राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण कर सकता है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है। एक तो विशेष अभिभाषण लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है? सिंपल अभिभाषण। दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये, विशेष अभिभाषण का मतलब क्या होता है? विशेष अभिभाषण का मतलब ये होता है कि जब लोकसभा होती है, लोकसभा का नया चुनाव हुआ है, यानी पहली बार सदन में आई है लोकसभा का, जब इलेक्शन होता है और पहली बार जब इसको बुलाया जाता है तो भारत का राष्ट्रपति उसे उस दौर पे जो स्पीच देता है उसको क्या कहा जाता है? स्पेशल अभिभाषण। स्पेशल अभिभाषण का मतलब ये नहीं है कि कोई
वो अपनी तरफ से कुछ कहेगा, उसको वही कहना होता है जो कैबिनेट ने उसको बना कर दिया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कैबिनेट। इसको हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। ध्यान रखो, ये मंत्री परिषद नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है। हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि डिफरेंस क्या है कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। यहाँ जो आपके सामने आया है वो कैबिनेट वर्ड है। क्लियर? एक दूसरी चीज, एक तो स्पेशल अभिभाषण क्या हो गया, लोकसभा का नया चुनाव हुआ है और पहली बार जब आता है तो राष्ट्रपति एड्रेस करता है। एक जब नया सत्र शुरू होता है, देखो नए सत्र सबके अलग अलग शुरू होते हैं। यदि नए सत्र की बात करूं मैं जनरली, तो जनरली नया सत्र कब से शुरू होता है? जनवरी में शुरू होता है। जनरली सबका नया सत्र शुरू होता है। ये अंग्रेजी महीनों के हिसाब से है। हिंदी महीनों के हिसाब से जो नया सेशन शुरू होता है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, हिंदी पंचांग के हिसाब से, तो वो चैत्र में शुरू होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बैंक की दुनिया की बात करता हूं, तो बैंक की दुनिया का नया वर्ष अप्रैल में शुरू होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि संसद का नया सत्र कब से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है फरवरी से। बात समझ में आ रही है? जनरली सेशन जनवरी से शुरू होते हैं, और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो शिक्षा की दुनिया में पहले तो नया सत्र जुलाई से शुरू होता था, लेकिन आजकल मई से शुरू होने लग गया है। तो मैं पुराना लिख देता हूं पहले, उसके बाद मई लिख देता हूं, अप्रैल मई। आजकल अप्रैल मई से शुरू हो रहा है। ये सबके नए सत्र हैं। हम समझ रहे हैं संसद का सत्र। तो संसद का जब पहला सत्र बुलाया जाता है, संसद के एक साल में 3 सेशन बुलाए जाते हैं। हम पार्लियामेंट वाले टॉपिक पढ़ेंगे। नए सत्र में स्पेशली जो काम होता है वो बजट का काम होता है, बजट सेशन कहा जाता है। तो जब पहली बार नई साल में संसद को बुलाया जाता है, राज्यसभा लोकसभा को बुलाया जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति उस समय स्पेशल एड्रेस करता है, विशेष अभिभाषण करता है, जो कैबिनेट के द्वारा तैयार किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 87 आपको समझ में आ गया होगा। 87 का मतलब ये है कि राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण करेगा। कब? जब लोकसभा पहली बार सदन में आई है इलेक्शन के बाद, और दूसरा जब नया सेशन शुरू हुआ है, नया सत्र शुरू हुआ है। और नए सत्र की शुरुआत किससे होती है? बजट से। क्या आर्टिकल 87 आपको समझ में आया? क्लियर? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 86 की। आर्टिकल 86 क्या चीज है? आर्टिकल 86 में एक तो है अभिभाषण और एक शब्द लिखा हुआ है संदेश। अभिभाषण का मतलब क्या होता है? जो सरकार होती है, सरकार का जो एजेंडा होता है, सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीतियां होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं या योजनाएं होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, उनको भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने रखता है। तो कुल मिला के ये तो गवर्नमेंट का एजेंडा होता है। गवर्नमेंट के एजेंडे को दोनों सदनों के सामने रखा जाता है, उसको कहा जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है, राष्ट्रपति का एड्रेस हो रहा है। इसमें जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है संदेश, संदेश का मतलब होता है कोई स्पेशल पर्पज से, कोई विशेष मुद्दे पर भारत का राष्ट्रपति जब संसद में उस मुद्दे को रखता है, स्पेशल पर्पज को रखता है, तो उसे जनरली क्या कहा जाता है? मैसेज दिया जा रहा है राष्ट्रपति की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो क्या 86 और 87 समझ में आ गया आपको? 86 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण कर सकता है, संदेश दे सकता है संसद को। आर्टिकल 87 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद को विशेष अभिभाषण कर सकता है, स्पेशल एड्रेस कर सकता है। स्पेशल एड्रेस और जनरल एड्रेस में क्या डिफरेंस है? जनरल एड्रेस में राष्ट्रपति गवर्नमेंट के एजेंडे को जनता के सामने सदनों के सामने रखता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नई लोकसभा का जब पहली बार कार्यकाल शुरू होता है तब राष्ट्रपति उसको एड्रेस करता है, या फिर कोई नया सेशन शुरू होता है तब राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस करता है।
तो मेरे तरफ से आर्टिकल 86 और 87 समझ में आ गया। तब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को समझ नहीं आया हो तो आप बताइए। यस। नहीं, अभी पढ़ेंगे, संसद आने दो एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा। संसद में काफ़ी सारे आपके पॉइंट आने वाले हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए। अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ दिखेगा, एग्जीक्यूटिव में कहाँ दिखेगा, लेजिस्लेचर में कहाँ दिखेगा। तो ये लेजिस्लेचर के काम बता रहा हूँ मैं, किसके द्वारा किए जा रहे हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 86 और 87 कंप्लीट। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे आता है आर्टिकल 108 जिसमें लिखा हुआ है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त बैठक। अब देखो संयुक्त बैठक क्या होती है। सबसे पहली चीज तो ये, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, कब बुलाई जाती है, क्या अभी तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है, कितनी बार बुलाई गई है, इसका अध्यक्ष कौन बनता है, बहुत अलग अलग तरीके से इसमें सवाल बनते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, कौन सी कंडीशन पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दूसरा आता है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। और जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है, वो कौन हो सकता है। ज्वाइंट सिटिंग में जब डिसीजन लिए जाते हैं, जब निर्णय लिए जाते हैं, तो किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद ज्वाइंट सिटिंग, यहां समझ लेंगे अपन कि ज्वाइंट सिटिंग को जब बुलाया जाता है तो उसकी कोई कंडीशन है क्या। एक दो कंडीशन हम पढ़ लेंगे, इसके बाद बात आती है क्या अभी तक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है। तो ये सारी चीजें आपकी ज्वाइंट सिटिंग को लेकर आती हैं। इनके बीच बीच में कुछ टॉपिक और आएंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो सबसे पहला सवाल, कब बुलाते हैं। तो कब बुलाने की बात आती है तो यहां ध्यान रखो, ज्वाइंट सिटिंग दो, जनरली 2 बार बुलाई जाती है। मैं आपको समझा रहा हूं कब बुलाई जाती है। तो ज्वाइंट सिटिंग इसको 2 बार बुलाया जाता है। एक तो जनरली, सामान्य रूप से बुलाया जाता है, और एक डिस्प्यूट वाली कंडीशन में, डिस्प्यूटेड कंडीशन। सामान्य कंडीशन का मतलब क्या है? सामान्य कंडीशन का मतलब ये है जब फर्स्ट सेशन शुरू होता है। फर्स्ट सेशन का मतलब क्या है? बजट। फरवरी के महीने से जब संसद का नया साल शुरू होता है तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुला के स्पेशल एड्रेस करता है। अभी पढ़ा था अपन ने आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 क्या कहता है कि संसद का जब नया सत्र शुरू होता है तो नए सत्र में राष्ट्रपति दोनों को स्पेशल एड्रेस करता है। तो ये तो हो गया जनरल कंडीशन जो हर साल बुलाया जाता है। दूसरी बात आती है डिस्प्यूटेड कंडीशन। डिस्प्यूटेड कौन सी कंडीशन है? डिस्प्यूट किस पे होगा? पहली चीज तो डिस्प्यूट होगा बिल पे। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि ये जो बिल है, कौन से बिल पर डिस्प्यूट होता है, तब जाके बुलाई जाती है। बिल जनरली 4 प्रकार के होते हैं। एक तो बिल होता है आपका जनरल बिल, जिसको हम कहते हैं साधारण बिल। को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? विधेयक। तो इसको साधारण विधेयक लिख देंगे। अब ये तो जनरल बिल हो गया। दूसरा होता है फाइनेंस बिल, इसको हिंदी में कहा जाता है वित्त विधेयक। और तीसरा है मनी बिल।
ये हो गया आपका धन विधेयक। और चौथा हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। तो बिल होते हैं 4 प्रकार के, एक साधारण बिल, एक फाइनेंस वित्त विधेयक, एक मनी बिल और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। डिस्पुट कहाँ होगा? डिस्पुट वैसे तो डिस्पुट सब में हो सकता है, पर यहां जब डिस्पुट होता है तब जाके जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो एक कंडीशन तो हो गई जनरल बिल। दूसरा, अगर फाइनेंस बिल को लेकर डिस्पुट है तब भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो दूसरी कंडीशन ये होगी। मनी बिल, मनी बिल के बारे में स्पेशल जो पावर है वो लोकसभा के पास है भाई। अब जब पावर ही लोकसभा के पास है तो काई का डिस्पुट? स्पेशल पावर लोकसभा के पास है, तो मनी बिल के संबंध में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है। ध्यान रखना अच्छे से, इस समय नहीं बुलाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अगर संविधान में संशोधन करने का कोई बिल लाया जाता है तो इस पर दोनों सदनों को सहमति देनी होती। तो इस पे दोनों सदनों की बराबर पावर है, तो इसमें भी नहीं बुलाई जाती है। किसी भी सदन को संविधान के संशोधन को रोकने का अधिकार नहीं है। तो यहां ध्यान रखो, डिस्पुटेड कंडीशन कौन से बिल पे होंगी? जनरल बिल पे और फाइनेंस बिल पे। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है आपका। क्वेश्चन अगर आ गया इस तरीके से कि संयुक्त बैठक किस विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है, तो सिर्फ 2 बिल आएंगे आपके, जनरल बिल और फाइनेंस बिल। हिंदी में आ जाएगा साधारण विधेयक, वित्त विधेयक। आजकल के एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए इस तरीके से भी आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, एक कथन दे दे और एक उसका कंक्लूजन दे दे, या फिर 4 स्टेटमेंट दे दे, या फिर चारों को रख के आपसे पूछ ले बताओ चारों में से कौन सा सही है। हो सकता है वो ओनली 1 दे दे इसको, या ओनली 1 एंड 2 दे दे, या 1 2 3 दे दे, या चारों को पूछ ले, अपने हिसाब से देख लेना। तो पहली चीज समझ में आई आपको, डिस्प्यूटेड कंडीशन कौन सी? जनरल बिल और फाइनेंस बिल की। अब कैसी होती है डिस्प्यूटेड कंडीशन? किसको डिस्प्यूटेड कंडीशन कहा जाता है? हम किसको माने कि विवाद हो रहा है? तो डिस्प्यूटेड कंडीशन में सबसे पहली चीज, जैसे यहां मैं लोकसभा लिख देता हूं, यहां राज्यसभा लिख देता हूं, इधर बिल बना देते हैं अपन। ये बिल है, बिल विधेयक। चलो एक चीज बताओ आप लोग, आपकी जितनी इंग्लिश तो नहीं आती मुझे, एक तो ये बिल है और एक ये बिल है, दोनों में क्या अंतर, डिफरेंस दोनों में? अब ये मत कहना एक छोटे लिख दिया एक बड़ा लिख दिया। मैंने आपको यहाँ कैपिटल लिखा है। इस बिल में और इस बिल में क्या डिफरेंस बताओ, एनीवन, कोई भी? ऑनलाइन वाले भी बता दो एक बार। कभी कभी ये ऑनलाइन वालों को पता भी नहीं लगता ना कि कब लेते हैं क्लास। चलो बता। ये बिल है तो ये भी तो बिल ही है। डिफरेंस, क्या डिफरेंस है दोनों में? आप बताएं मनोज। आपका नाम? सुधीर? हाँ बताओ। सुधीर कहाँ के रहने वाले हो भाई? अच्छा जयपुर। जय प्रॉपर जयपुर के या बाहर से हो? जोधपुर से हैं आप? बताओ। बिल नहीं, अरे ये बिल जब भी कैपिटल बी आए तो इसका मतलब संसद का बिल है, जिसको विधेयक कहा जाता है। और ये आपके शॉपिंग वाला बिल है।
शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं ना, कपड़े कुछ खरीदते हैं कुछ और लेते हैं, वहाँ ये वाला बिल वाउचर है। तो ये बिल है वाउचर वाला और ये बिल है पार्लियामेंट वाला। समझ में आ गया? बिल बिल इंग्लिश में आते हैं ना ऐसे कुछ सिमिलर वर्ड वगैरह, थोड़ा पढ़ा करो इनके बारे में। खैर, तो बिल को हिंदी में विधेयक कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल बिल की और दूसरा फाइनेंस बिल की। ये दोनों बिल के संबंध में लोकसभा के पास जितनी पावर है उतनी ही राज्यसभा के पास है। किसी के पास भी स्पेशल पावर नहीं है, दोनों के पास बराबर पावर है। हम मान लेते हैं कि जनरल बिल की शुरुआत लोकसभा में हुई या फाइनेंस बिल की शुरुआत लोकसभा ने की। लोकसभा ये बिल बना रही है, लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। वैसे देखो, बिल पास करना आसान नहीं होता है। जब अपन पार्लियामेंट को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे स्टेप ऑफ बिल, कि कौन कौन से स्टेप में जाके वो बिल पास होता है। आने दो टॉपिक, मैं समझाऊंगा आपको। अभी तो सीधा ये देखते हैं कि पास हो गया, लोकसभा ने बिल को पास कर दिया। और जब एक सदन बिल को पास कर देती है तो ये कहाँ जाता है? ये राज्यसभा के पास जाता है। अब राज्यसभा भी अगर पास कर दे तो ये बिल आगे बढ़ जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है। हमें तो डिस्प्यूटेड करना है। यदि कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास पहुंचता है और यदि राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट कर दे, अब देखो औकात तो उतनी है ना राज्यसभा की भी जितनी लोकसभा की है। अगर ऐसा हो जाता है कि लोकसभा के बिल को राज्यसभा रिजेक्ट कर देती है तो मामला डिस्प्यूटेड हो जाता है। और अगर मामला डिस्प्यूटेड हो जाता है तो अब लोकसभा वाले भी वेट करते हैं कि तुम भी तो कभी कोई बिल बनाओगे, वो हमारे पास भी आएगा। तुमने हमारे को फाड़ के फेंक दिया तो तुम बनाओ, हम क्या तुम्हारे को छोड़ देंगे? तो अगर कोई एक सदन साधारण बिल या वित्त विधेयक पास करके उसको राज्यसभा के पास भेजता है या दूसरे सदन के पास भेजता है और अगर दूसरा सदन उसको रिजेक्ट कर देता है तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है? डिस्प्यूटेड कंडीशन। तो एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति कौन सी है? दूसरी स्थिति कि अगर मान लो लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा के पास आ गया, राज्यसभा ने उसमें अमेंड कर दिया है, राज्यसभा ने उसमें अमेंड कर दिया है, राज्यसभा ने संशोधन कर दिया है। संशोधन होने के बाद जब ये लोकसभा के पास गया और लोकसभा ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, कि तुमने इस बिल पर जो चेंज किया है हम उससे एग्री नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अमेंड के बाद डिसएग्री हो जाते हैं। यदि असहमत हो जाते हैं तो भारत का राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बुलाता है, समझाता है कि तुम्हारी औकात बराबर है, एक दूसरे के बिल पर सहयोग करो, ना कि रिजेक्ट करो और ना कि डिसएग्री हो जाए। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? संशोधन वाले बिल को अगर दूसरा सदन अस्वीकार कर देता है तब भी डिस्प्यूटेड कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तीसरी कंडीशन कब आती है? तीसरी कंडीशन तब आती है जब कोई बिल लोकसभा से या किसी भी सदन से पास होकर दूसरे सदन में आता है, इस सदन में उस बिल पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसको पेंडिंग में डाल दिया। और पेंडिंग में कितने दिन हो गए? 6 मंथ हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर ऐसा हो जाता है कि किसी बिल को 6 महीने के लिए पेंडिंग में डाल दिया जाता है तो ये सदन वाले सोचते हैं कि बेटा तुम बनाओ, कभी तुम्हारा बिल हमारे पास भी आएगा, हम भी उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको पेंडिंग में डाल देंगे। ध्यान रखो, डिस्प्यूटेड कंडीशन केवल 3 ही है बस, चौथी कोई कंडीशन नहीं है जहां पे दोनों सदनों के बीच डिस्प्यूट होगा। तो संयुक्त बैठक बुलाने के 3 ही कारण हैं। नंबर 1, जब कोई बिल एक सदन से पास होकर दूसरे सदन के पास जाता है तो अगर वो सदन उसको रिजेक्ट कर देता है तो डिस्प्यूटेड कंडीशन क्रिएट हो जाती है। दूसरी कंडीशन, यदि कोई एक सदन किसी बिल को पास करके दूसरे सदन को भेजता है और दूसरा सदन उसमें संशोधन करता है, अमेंड करता है
और यदि ये सदन उस संशोधन को नहीं मानता है तो भी कंडीशन डिस्प्यूटेड हो जाती है। तीसरी सिचुएशन, यदि कोई एक सदन बिल को पास करके दूसरे सदन को भेजता है और दूसरा सदन उस पर 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। ये हो गई आपकी 3 कंडीशन जिसके बेस पर डिस्प्यूट होता है। तो देखो हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एक बार रिकैप करते हैं कि जॉइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है। जॉइंट सिटिंग को बुलाया क्यों कब जाता है, तो इसमें हमने पढ़ा कि जब किसी बिल पर डिस्प्यूट हो जाता है, किसी बिल पर डिस्प्यूट हो जाता है, किसमें, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि संसद के दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। डिस्प्यूट होने की 3 कंडीशंस आपने पढ़ ली है। अगर बिल को दूसरा सदन रिजेक्ट कर देता है या उससे डिसएग्री हो जाता है अमेंडमेंट से, या फिर उसको पेंडिंग में डाल देता है तो डिस्प्यूटेड कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अब बात आती है और क्या कंडीशन है, तो और कंडीशन को अपन समझते हैं कि जब भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो जॉइंट सिटिंग की रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन 2 ही हैं बस। 2 कंडीशन ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि जब भी क्लास बुलाई जाएगी, जब भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी तो उसमें कितने मेंबर होने चाहिए कम से कम। तो मेंबर्स क्लास को रनिंग करने के लिए, जॉइंट सिटिंग में प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, इसको कहते हैं कोरम। कोरम को हिंदी में कहा जाता है गणपूर्ति। ये शायद मीनिंग QORUM होनी चाहिए, देख लेना आप एक बार। गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि क्लास को कैसे शुरू, जैसे मान लो अपनी क्लास है। अब अपनी क्लास में तो आजकल तो टेक्नोलॉजी हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे अपनी क्लास में अभी कितने हैं, 50-60 बच्चे हैं। 50-60 में से मान लो कल 2 ही आए, बाकी नहीं आ पाए। नहीं आने की क्या कंडीशन थी, मान लो सुबह सुबह बहुत तेज बारिश हो गई या कोई और ऐसे नेचुरल कंडीशन क्रिएट हो गई कि आना थोड़ा मुश्किल था। 2 लोग कैसे तैसे पड़ोस में रहते थे, वो तो उठ के आ गए कि चलो सर शुरू करो सर कार्यक्रम। अब जैसे ही वो 2 आके पहुंचे तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई देखो अभी बहुत सारे बच्चे नहीं आए, अपन ऐसे करते हैं, आप आए हो, बहुत दूर से आए हो, दूर से तो क्या नज़दीक से आए हो, मैं आपको कुछ चीज़ें डाउट समझा देता हूँ। क्योंकि आपकी क्लास का कोरम पूरा नहीं हुआ है। कोरम जैसे 50-60 में से अगर 30 भी आ जाते, 20 भी आ जाते, 15 भी आ जाते तो हम क्लास को शुरू कर देते। ऐसे यहाँ होता है रिक्वायर्ड कंडीशन जॉइंट सिटिंग में कि कोरम होना चाहिए मेंबर का। अब कोरम कितना होना चाहिए, राज्यसभा में 245 लोग बैठते हैं, लोकसभा में 543 लोग बैठते हैं, मैं आज के हिसाब से बता रहा हूं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, तो 245 और 500 जोड़ के देख लो, 8 8 7 788। इन लोगों में से अगर 1/10 नहीं आए, 1/10 का मतलब 78.8, 0.8 का मतलब ऐसा नहीं किसी की गर्दन हटा देंगे, अपन एक एवरेज मान लेंगे 79 कि 788 लोगों में से अगर 79 लोग अगर प्रेजेंट नहीं हुए तो जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी, क्योंकि क्या कहा जाएगा, इनकम्प्लीट ऑफ कोरम। कोरम इनकम्प्लीट है, गणपूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए जॉइंट सिटिंग सक्सेस नहीं मानी जाती। एक तो ये वाली कंडीशन हो गई कि जब भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी तो 1/10 सदस्य होने चाहिए, किसके, दोनों सदनों के, राज्यसभा के और लोकसभा के, ये ध्यान रखना है, किसी एक सदन के नहीं, दोनों सदनों के होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी
ज्वाइंट सिटिंग में प्रोसीडिंग शुरू होंगी। जब भी ज्वाइंट सिटिंग में कार्यवाही शुरू होती है तो ये कार्यवाही कैसे शुरू होगी? तो कार्यवाही जैसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान में लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लोकसभा, क्या लोकसभा ने कोई नियम बना रखा है? अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ राज्यसभा और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रेसिडेंट। तो इनमें से ध्यान रखना है कि जब भी लोकसभा में जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा के नियम हैं, लोकसभा के नियमों के हिसाब से, लोकसभा के नियमों के हिसाब से संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक में कार्रवाई होंगी। तो ये प्री रिक्वायर्ड कंडीशन है। पहली, संयुक्त बैठक तभी बुलाई जाएगी जब 1/10 सदस्य होंगे दोनों सदनों के टोटल में से 1/10। दूसरा, इसमें जो कार्रवाई होगी, जो प्रोसीडिंग होगी, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लोकसभा। बात स्पष्ट? तो ये थी प्री रिक्वायर्ड कंडीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकैप करके देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके। कब बुलाई जाती है, हो गया, समझ में आ गया। कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है। एक तो कोरम होना चाहिए, 1/10 लोग होने चाहिए संसद के, और दूसरा आपके सामने आया था कि जब भी प्रोसीडिंग होंगी तो उसमें रूल कौन से इस्तेमाल होंगे? लोकसभा के। अब बात आती है कौन बुलाता है। तो संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग को बुलाने का अधिकार किसके पास है? यहां अपन दो बातें समझ लेते हैं। एक तो कौन बुलाता है, दूसरा ये समझ लेते हैं कि इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन बनता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसको हिंदी में कहा जाता है पीठासीन अधिकारी। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, कौन बुलाने की बात आती है तो आर्टिकल 108 ये कहता है कि जब दोनों सदनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बुलाता है और कोई नहीं बुलाता है। अब राष्ट्रपति कैसे बुलाता है? क्या घर घर जाता है कि किसी के भाई कल आ जाना, भंडारा है? ऐसे तो नहीं होता। तो राष्ट्रपति क्या करता है? क्योंकि राष्ट्रपति का घर अलग है, प्रेसिडेंट हाउस अलग है और पार्लियामेंट अलग है। हालांकि है तो दोनों नई दिल्ली में आसपास ही है, पर राष्ट्रपति थोड़ी जाएगा सदन में बोलने के लिए कि हाँ कल तुम्हारी मीटिंग है। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास दो तरीके हैं बुलाने के। एक तो वो समन भेजेगा, समन को सिंपल भाषा में हम संदेश लिख लेते हैं, और एक वो पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा, यानी लोक अधिसूचना के द्वारा। अब समन कब देगा? समन तब देगा जब राज्यसभा लोकसभा प्रोसीडिंग में है, यानी दोनों सदन चल रहे हों। चल रहे का मतलब ऐसा नहीं कि पैदल चल रहे हो, प्रोसीडिंग चल रही हो उनके, राज्यसभा की क्लास चल रही है, लोकसभा की क्लास चल रही है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो राष्ट्रपति समन जारी करेगा। और अगर दोनों ही छुट्टी पे हैं, जब प्रोसीडिंग नहीं चल रही हो, तब राष्ट्रपति पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो ये दो तरीके हैं राष्ट्रपति के पास ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने के। अब बात आती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन बनता है। तो लोकसभा, इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इसके ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये कि जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमेशा हमेशा कौन बनेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। कि लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली है तो कौन बनेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो कौन बनेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष बन जाएगा, डेप्यूटी स्पीकर बन जाएगा।
अब आपका तो दिमाग शैतान का घर कि सर अध्यक्ष तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो क्या होगा? अगर ये भी नहीं है तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन, उपसभापति, सभापति नहीं लिख रहा मैं, डेप्यूटी चेयरमैन की बात कर रहा हूं, ये बनेगा। फिर आपका दिमाग सर ये भी नहीं हुआ तो? अगर ये भी नहीं होता है तो वो बनेगा जिसको दोनों सदनों ने तय किया है कि भाई साहब काम चला दो। यहां पे मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, यहां उपसभापति का नाम आ रहा है, सभापति का क्यों नहीं आ रहा? कि लोक संयुक्त बैठक में सभापति क्यों नहीं बन जाता? भाई उससे छोटी वाली पोस्ट का बैठा हुआ है, तो राज्यसभा का सभापति पीठासीन अधिकारी क्यों नहीं होता है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी इसलिए नहीं होता है कि ये ना तो घर का है ना घाट का है। मतलब समझाने का मेरा तरीका ये है कि ये ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही ये लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का भी नहीं है, लोकसभा का भी नहीं है, तो कैसे बन जाएगा पीठासीन अधिकारी? ये ना होने की वजह से सभापति पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकता। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है। पहला क्वेश्चन तो ये कि ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा सवाल ये है कि ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन बनता है? संयुक्त बैठक का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष। अगर वो अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर ये भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। सभापति नहीं बनता है। यहां तक क्लियर है? तो एक बात समझिए आपने कि ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है और इसका अध्यक्ष कौन बनता है। बात स्पष्ट? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद ज्वाइंट सिटिंग में क्या था आपके सामने? पीठासीन अधिकारी हो गया भाई। बात आती है निर्णय। निर्णय तो छोटी सी बात है, इसको यहीं समझ लेते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग में डिसीजन कौन दे, कैसे होते हैं। तो जो निर्णय होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? मेजोरिटी बेस पे, बहुमत के हिसाब। बहुमत किसका? तो बहुमत एक तो जो उपस्थित है उस समय उनका, एक जो वोट डाल सकते हैं, वोट डालने का अधिकार होता है वो सदस्य। तो उपस्थित और मत देने वाले, इन दोनों तरह के सदस्यों का अगर बहुमत है, मेजोरिटी है, तो निर्णय हो जाता है। और जो एक बार निर्णय हो गया है वो फाइनल हो। तो निर्णय की बात हो गई। अब सवाल उठता है कि अभी तक कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है? तो इसको समझते हैं। अभी तक कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है? 1950 से लेकर 2026 तक की बात कर रहा हूं मैं। 26 में भी अभी जनवरी चल रहा है ना, तो जनवरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो दिसंबर तक है, क्या पता बीच में कभी मौका मिल जाए। तो लोकसभा और राज्यसभा और डिस्प्यूट। इसके बाद डिस्प्यूट को मैं यहां लिख देता हूं, और फिर ज्वाइंट सिटिंग। 1960 में लोकसभा में एक बिल प्रोसेस में आया, और वो कौन सा था? डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दहेज निवारण विधेयक। ये बिल 1960 में लोकसभा ने पारित कर दिया, और जैसे ये राज्यसभा के पास पहुंचा तो राज्यसभा ने इस बिल पर हंगामा मचा दिया।
रिजेक्ट कर दिया। और जब मामला रिजेक्ट पे आया तो स्थिति क्या क्रिएट हो जाती है कि जितनी औकात राज्यसभा की है उतनी किसकी है, लोकसभा की। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो पहली बार भारत में उस समय जो राष्ट्रपति थे 1960 में, तो 1960 में राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि 1950 से लेकर 1962 तक तो ये प्रेसिडेंट थे। इन्होंने दोनों सदनों को बुलाया और दोनों सदनों को बुलाने के बाद राज्यसभा और लोकसभा जब बैठे हुए थे तो ध्यान रखने की बात है, देखो मेजोरिटी किसके पास होती है? लोकसभा के पास। लोकसभा में तो बिल पास ही हो गया था, और लेकिन बाद में राज्यसभा में भी ये सहमति बनी और एक एक्ट बना। मतलब जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी, ज्वाइंट सिटिंग की एक्यूरेट जो डेट थी वो है आपकी 6 मई, 6 मई 1961। इस दिन ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी और ज्वाइंट सिटिंग में डिसीजन क्या हुआ कि क्या दहेज वाली बात को लोकसभा ने जो मना किया है वो मान लें या उसको रिजेक्ट कर दें। तो इस समय सहमत हो गए थे, मेजोरिटी से डिसीजन आया और दोनों सदन सहमत हो गए थे। और जब दोनों सदन सहमत हुए तो इस समय एक एक्ट बना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 में बना। और इसके तहत अगर कोई व्यक्ति मतलब कौन? या तो वर पक्ष का दूल्हे राजा या उसका कोई रिलेटिव, या वधु पक्ष। वैसे वधु पक्ष वाले दहेज मांगे ये ऐसा सुनने में कम आया है अभी। वर पक्ष वालों की डिमांड है, हालांकि देखो अलग अलग सिचुएशन होती है, वधु पक्ष वाले भी तो कुछ डिमांड करते ही हैं, वर पक्ष वाले भी डिमांड करते हैं। आजकल डिमांड तो क्या मतलब जनरली ये एक ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब हो तो शादी आसान हो जाती है, प्राइवेट हो तो थोड़ा मुश्किल। खैर छोड़ो, हम इस बहस पे नहीं पड़ेंगे। वर और वधु पक्ष में से कोई भी व्यक्ति अगर दहेज की बात करता है, दहेज लेता है या देता है, वधु तो देगी, वधु पक्ष वाले तो, और वर पक्ष वाले लेंगे। अगर लेन देन होती है दहेज की और इस बात का पता लग जाता है या ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया जाता है तो जुर्माना तो सुन लो अब, जुर्माना है 5 साल जेल। ये हो गई तुम्हारी शादी, जेल में बिताओ अब। तो 5 साल की जेल है। कब? जब मामला दहेज का हो। इसके अलावा अगर जुर्माना भी लगाना पड़ जाए, कोर्ट अगर जुर्माना भी लगाए तो 15,000 रुपए जुर्माना है। 15,000 के अलावा और अगर जुर्माना जितना दहेज में दिया है, डिमांड की जा रही है, वो भी जुर्माने राशि में जुड़ जाती है। तो ये पनिशेबल ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। एक दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति वर या वधु पक्ष में से या तो खुद या उनके पेरेंट्स या उनके कोई रिलेटिव, कोई भी अगर मांग डिमांड भी करते हैं कि नहीं हम तो इतना दहेज लेंगे तब शादी करेंगे, तो डिमांड करना ये भी एक अपराध है और इस अपराध की सजा 6 महीने से शुरू होती है और 2 साल तक इसको सजा हो सकती है। जुर्माना भी कोर्ट लगा सकता है, लगभग 10,000 रुपए। ये इतना झमेला कब हुआ था? 1961 में। बात समझ में आ रही है? तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट संसद की ज्वाइंट सिटिंग में, ये पहली ज्वाइंट सिटिंग थी जो 1960 में लोकसभा ने पारित कर दी थी और इसको 1961 में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया था
और इसके बाद एक एक्ट बना था। बात समझ में आ रही है? तो संसद की संयुक्त बैठक पहली बार कब बुलाई गई? 1961। रीजन क्या था? दहेज निवारण, दहेज निवारण अधिनियम, ये एक्ट बन गया था 1961 में। एक्यूरेट डेट है इसकी 6 मई 1961। इसके बाद दूसरा मुद्दा वो भी लोकसभा वालों ने पास कर दिया था। 1977 में लोकसभा ने एक बिल पास किया। बिल का नाम है बैंकिंग सर्विस रेगुलेशन बिल। तो 1977 में लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन जब ये राज्यसभा के पास आया 1978 में, तो राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। जब ऐसी स्थिति आई तो भारत के राष्ट्रपति ने 16 मई के दिन मीटिंग बुला दी। तो 16 मई, देखो मई कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी मई है यहाँ भी मई है, 1978। और रीजन क्या निकला? बैंकिंग सर्विस रेगुलेशन एक्ट बन गया था। तो इसमें बैंक की दुनिया में परिवर्तन हो गया था काफी सारा। जब अपन इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो बैंकिंग सर्विस रेगुलेशन एक्ट को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है तीसरी बार कब मौका मिला? तो तीसरी बार 2002 में, क्योंकि 1999 के समय कारगिल का वार हो गया था। उससे पहले पाकिस्तान भारत से 2-3 लड़ाई कर चुका था। तो आतंकवाद को लेकर लोकसभा थोड़ी सीरियस हो गई थी। आतंकवाद को निवारण करने के लिए, आतंकवाद का निवारण करने के लिए एक बिल बनाया, एक विधेयक बनाया कि हम भी पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में वो भारत के ऊपर बार बार अटैक करता, तब तक हम चुप रहेंगे। और ऐसा मसला सन 2000 में उठा, लोकसभा की तरफ से ओके, मामला पहुंचा राज्यसभा में। तो 2002 में एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई। कब? 26 मार्च के दिन, 26 मार्च 2002 को। और इसी समय एक एक्ट पारित हुआ, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निवारण अधिनियम, कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। ये 2002 में एक्ट बना था, लेकिन ये एक्ट 2004 तक आते आते इसको बंद कर दिया, इस एक्ट को कैंसिल कर दिया। तो भारत में अभी तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई? 3 बार बुलाई गई है। तो 3 बार, पहली बार 1961 दहेज को लेकर, दूसरी बार बैंकिंग सर्विस 1978 और तीसरी बार सन 2002। ये कंसिडर नहीं होगा, सन 2002 आतंकवाद को लेकर। तो ये था आपका एक टॉपिक, और वो टॉपिक कौन सा है आपका? ज्वाइंट सिटिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अलग अलग तरीके से सवाल बनते हैं। मेरी तरफ से ज्वाइंट सिटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट। यहाँ पे एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या बात है? ये जॉइंट सिटिंग को लेकर एक दो कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या है? पहला फैक्ट तो ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भारत के राष्ट्रपति ने अगर जॉइंट सिटिंग का अनाउंसमेंट कर दिया या समन भेज दिया है, मैसेज दे दिया है,
यदि किसी बिल को लेकर राष्ट्रपति ने उसको डिस्प्यूटेड बिल को लेकर कोई मैसेज दे दिया है किसको, सदन को, तो जिस सदन में वो बिल बन रहा है ये सदन उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर। बात समझ में आ रही? जैसे बिल बन गया, लोकसभा में बन गया, राज्यसभा में पहुंचा है, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया है, तो भारत के राष्ट्रपति अब अनाउंसमेंट कर देंगे ज्वाइंट सिटिंग की। जब अनाउंसमेंट कर दिया तो लोकसभा वाले उस बिल में चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया वो वहां तक सीमित है। तो एक तो फैक्ट्स ये है कि जब राष्ट्रपति की घोषणा हो जाती है, राष्ट्रपति का सदन को मैसेज चला जाता है, तो कोई भी सदन यहाँ पे कोई भी सदन की बात कर रहे हैं अपन, कोई भी सदन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात, राष्ट्रपति ने जब अनाउंसमेंट किया या मैसेज दिया, आह्वान किया, में एक भयानक सा शब्द है आह्वान, कॉल किया है। राष्ट्रपति ने जब आह्वान किया कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाने वाले हैं, लेकिन उस समय क्या हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा भंग हो गई। पर ये लोकसभा भंग कब हुई? आह्वान के बाद। लोकसभा भंग होने के मैंने आपको कारण बताए थे। एक तो खुद ही 5 साल का कार्यकाल हो गया है। अगर ऐसा हो जाता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, तो बुलाई ही जाएगी, रिजोल्यूशन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुलाई जाएगी। मतलब जो आह्वान था वो अब खत्म नहीं होगा, वो नई लोकसभा बन जाएगी, उसमें बुला लेंगे। तो दूसरा फैक्ट आपका ये है कि राष्ट्रपति के आह्वान के बाद चाहे लोकसभा भंग हो जाए, बिल खत्म नहीं होता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती। तीसरी कंडीशन, अब मैं लोकसभा वाली कंडीशन लेता हूं, रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा पहले से भंग है, अगर लोकसभा पहले से भंग है और ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि राज्यसभा ने कोई बिल डिस्प्यूटेड की, राज्यसभा ने कोई बिल पारित किया है, लोकसभा के पास गया है, और जैसे लोकसभा में पहुंचा, लोकसभा के पहुंचते ही लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया किसी न किसी रीजन से। अभी राष्ट्रपति का नाम नहीं आया है। अगर ऐसा हो जाता है कि लोकसभा में आते ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो जो बिल आया था वो बिल भी लैप्स हो जाता है, वो बिल भी व्यपगत हो जाता है, वो बिल भी समाप्त हो जाता है, दोबारा नहीं बुलाया जाए। तो ये 3 फैक्ट्स हैं आपके ज्वाइंट सिटिंग को लेकर। पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट ये है कि भारत का राष्ट्रपति अगर सदन को ज्वाइंट सिटिंग को लेकर कोई मैसेज दे देता है, तो उस मैसेज के बाद कोई भी सदन कोई प्रोसीडिंग नहीं करे। दूसरा फैक्ट, यदि प्रेसिडेंट अनाउंस कर देता है ज्वाइंट सिटिंग को, मैसेज दे देता है, और मैसेज देने के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो उसका मैसेज खत्म नहीं होगा, उसका मैसेज दूसरी लोकसभा पे अप्लाई हो जाएगा। जब नई लोकसभा बन के आएगी तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। तीसरी कंडीशन, अगर लोकसभा डिसॉल्व है, राष्ट्रपति अभी तक नहीं है, राज्यसभा ने कोई बिल पास किया और वो लोकसभा में पहुंचा, और लोकसभा में पहुंचने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई, या लोकसभा पहले से डिसॉल्व थी, तो जो बिल आया है वो भी डिसॉल्व हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब मेरा एक क्वेश्चन आप कि ज्वाइंट सिटिंग पर फाइनल डिसीजन कौन देता? ज्वाइंट सिटिंग जब बुला ली है तो उस पर फाइनल डिसीजन कौन देगा? अंतिम निर्णय किसका होता है? तो आंसर आएगा आपका लोकसभा। लोकसभा में कौन? स्पीकर, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा या फिर उपाध्यक्ष होगा या फिर उपसभापति होगा, उसका निर्णय अंतिम होता। तो यह ध्यान रखना है, छोटे छोटे सवाल हैं मेरी तरफ से। लोकसभा नहीं, ज्वाइंट सिटिंग वाला जो टॉपिक है वो हुआ कंप्लीट। एक बार मैं मोटा मोटा रिकैप कर देता हूँ
कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। आज की क्लास में हमने एक तो आर्टिकल 86 पढ़ा है, एक आर्टिकल 87 पढ़ा है और एक आर्टिकल 108 पढ़ा। आर्टिकल 86 में क्या है? आर्टिकल 86 में दो शब्द दे रखे हैं। एक तो दिया हुआ है एड्रेस और दूसरा शब्द दिया हुआ है मैसेज। आर्टिकल 86 में एक शब्द दिया हुआ है स्पेशल एड्रेस। 108 में एक शब्द है जॉइंट सिटिंग। इसको अपन ने एक्सप्लेन किया। एड्रेस का मतलब क्या होता है, मैसेज कब दिया जाता है, ये हम पढ़ चुके। 87 स्पेशल एड्रेस कब आएगा, ये भी हमने पढ़ लिया है। 108 जॉइंट सिटिंग क्या होती है, कौन बुलाता है, कब बुलाता है, सारे चर्चा कर लिए। तो आज की क्लास में 3 ही आर्टिकल हो पाए। अभी बचे कितने अपने? 111 बच रहा है, 112 बच रहा है और 123 बच रहा है। मतलब कल वाली क्लास में आपकी लेजिस्लेटिव पावर कंप्लीट हो। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी राष्ट्रपति की पावर खत्म नहीं हुई, राष्ट्रपति की पावर अभी चलेंगी 2-4 क्लास। ठीक, पर ध्यान रखो इसमें बहुत सारा कंटेंट हमने कवर कर लिया है। जब पार्लियामेंट को पढ़ेंगे तब ये चीजें दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये यहीं कंप्लीट हो गई है। वहां सिर्फ नाम आएगा, नाम पढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि वो चीज आपने पहले से पढ़ी हुई। ठीक है, चलो क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।